हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्कल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। हम लोग इस समतल पर एक बिंदु ले लेते हैं, एक ये निश्चित बिंदु ले लेते हैं O। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर मैं यहाँ पर एक पथ का निर्माण करता हूँ, कुछ इस तरह से। देख लीजिए जहां घूम रहा है इसमें, ठीक है, समझ रहे ना। कुछ इस प्रकार से देखिए मैंने क्या किया कि एक निश्चित बिंदु लेकर निश्चित दूरी, यहाँ से निश्चित दूरी पर यहाँ पे मैंने अनगिनत बिंदु लिए हैं, और ये अनगिनत बिंदु लेकर ये जो पथ का निर्माण कर रहे हैं, ये जो पथ देख रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ये जो आकृति बन रही है, ये पथ वाली जो आकृति बन रही है बिंदुओं की, समस्त बिंदुओं की, ये आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। यानी कह सकते हैं कि वृत्त बिंदुओं का समुच्चय होता है ना। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है ना जी। यानी कि जो आकृति देख रहे हैं ये क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वृत्त होता है वह बिंदुओं का समुच्चय होता है ना। तो इसमें जो हम लोग निश्चित बिंदु लेते हैं, ये जो निश्चित बिंदु लेते हैं, इसे वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर कहते हैं। ठीक है ना जी, इसे सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और निश्चित ये दूरी जो ले रहे हैं, है ना जी, ये निश्चित दूरी जो कहलाएगी, यह इसका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाता है, रेडियस। तो हम लोग नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि नियत बिंदु को या निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, तथा समान दूरी या नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अच्छा, वृत्त की परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं। हम लोग वृत्त की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि यदि किसी समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिशील हो कि समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव नियत रहे, तो इस बिंदु के पथ को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिशील हो, देखो ये समतल में ये बिंदु जो है इस प्रकार इस पर गतिशील है, कि समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु यानी केंद्र की बात हो रही है, उसकी दूरी सदैव बराबर है। कहने का मतलब कि इस पे ये जो बिंदु है इस प्रकार से गतिशील है कि इसकी सदा दूरी यहाँ से यहाँ केंद्र की दूरी यानी कि नियत बिंदु की ये दूरी होगी सदा बराबर, यानी कि त्रिज्या हमेशा बराबर ही होती है, ये जान लीजिए, है ना। ये हमेशा सदैव बराबर होगी, कहीं से भी देखिएगा हमेशा बराबर आएगा। ठीक है ना, समझ गया, क्लियर हो गया। तो ये परिभाषा ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ अन्य
कह सकते हैं परिभाषाएं हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। जब आप कोई वृत्त खींचते हैं, जब कोई आप वृत्त खींचते हैं तो वह वृत्त जिस तल पे खींचा जाता है वह उसे 3 भागों में बांटती है। पहला भाग जो होता है वो कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर का भाग, और दूसरा वृत्त ही खुद एक हो जाएगा, ठीक है, और एक तीसरा जो हो जाएगा वो बाहर का भाग हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो कह सकते हैं कि एक तो ये वृत्त ही हो जाएगा, है ना। दूसरा, पहला अगर दूसरे की बात करते हैं एक अभ्यंतर हो जाएगा, अभ्यंतर वाला, और तीसरा अगर बात करें तो यहाँ इसका बहिर्भाग हो जाएगा, बहिर्भाग हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करता है, वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। ठीक है ना जी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक वृत्त जिस तल पर खींचा जाता है उसे 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। ठीक है ना, 3 भागों में बांटता है। ठीक है ना जी, 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग होंगे? ठीक है, पहला जो होगा वृत्त के अंदर का भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अभ्यंतर। ठीक है ना जी, जिसे क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा स्वयं आपका वृत्त ही हो जाएगा, वृत्त पर, है ना जी। और तीसरा जो हो जाएगा वृत्त के बाहर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग, यानी कि उसे बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है ना जी, बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है ना, 3 भागों में बांटता है। ठीक है, तो अगर आप किसी वृत्त का केंद्र ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र मैंने यहाँ वो ले लिया। अब इस केंद्र से मैं क्या करता हूं कि कुछ बिंदु अभ्यंतर में ले लेता हूं, और कुछ बिंदु यहाँ वृत्त पे ले लेता हूं, और कुछ बहिर्भाग में ले लेता हूं। ठीक है ना जी, तो देखिए ध्यान रखना होता है कि जो अभ्यंतर का बिंदु होता है, वृत्त के अभ्यंतर का बिंदु होगा, जैसे ए हुआ, बी हुआ, इसकी केंद्र से दूरी क्या होगी, ये OA होगी। इसकी केंद्र से दूरी क्या होगी, वृत्त के केंद्र से OB होगी। तो ये OA हो या OB हो, यानी कि जो अभ्यंतर के बिंदु है उसकी हमेशा केंद्र से दूरी जो होती है वह त्रिज्या से कम होती है, वृत्त की त्रिज्या से कम होती है। और जो वृत्त पर के बिंदु होते हैं, यानी कि जैसे आपका C और D है, इसकी केंद्र से जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, वो क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगा। और बहिर्भाग में जो बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना E और F, तो इसकी वृत्त के केंद्र से जो दूरी होगी वो त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ध्यान रखना इसमें कि जो अभ्यंतर के बिंदु होते हैं वो वृत्त के केंद्र से उनकी दूरी जो होती है त्रिज्या से कम होती है, और वृत्त पर के बिंदु जो होते हैं उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, और वृत्त के बहिर्भाग में जो बिंदु होंगे उसकी दूरी केंद्र से जो होगी त्रिज्या से ज्यादा होती है, त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इन सभी कंसेप्ट को भी याद रखेंगे ना, तो आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं चैप्टर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि यानी कि सरकमफरेंस, सरकमफरेंस क्या होता है, परिधि क्या होता है। तो कोई वृत्त का जो ये पूरा पथ होता है ना, ये पूरा पथ है ना, वृत्तीय पथ की पूरी ये जो पूरा पथ जो देख रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, परिधि, है ना। ये क्या कहलाता है, ये परिधि कहलाता है। इसका परिधि के या परिमाप कहेंगे, पूरे पथ की लंबाई जो हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्तीय पथ की कुल लंबाई उसकी परिधि कहलाती है, उसकी परिधि कहलाती है, सरकमफरेंस कहलाता है। ठीक है ना जी, परिधि कहलाती है, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कई जगह बुक में इसका परिमाप के नाम से भी यूज कर देता है। तो परिमाप जो होता है ना, जैसे त्रिभुज रहता है, कोई चतुर्भुज होगा, उन सब के लिए परिमाप यूज किया जाता है। लेकिन ये वक्र से फैसले इसकी परिधि इसको कहा जाता है। ठीक है ना जी, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब इसका परिधि आप पढ़े फॉर्मूला कि अगर त्रिज्या r हो तो परिधि होता है 2 पाई r, पढ़े ना जी, 7th 8th में भी पढ़े हुए हैं। चलिए
हमें उससे तो मतलब नहीं था। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके कह सकते हैं व्यास। व्यास क्या होता है, यानी कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर। देखिए व्यास की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वृत्त का, ये वैसा रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और कह सकते हैं कि वृत्त को दो बिंदुओं पर इस तरह से स्पर्श करेगा। ठीक है ना जी। तो ये जो आप ए बी देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जिसके अंत बिंदु जो होते हैं, है ना, प्रांत बिंदु जो होते हैं, दोनों प्रांत बिंदु वृत्त पर होते हैं। देख रहे हैं ना जी। चलिए तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, यहाँ वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है ना, तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु या एंड पॉइंट वृत्त पर हो, ऐसे इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। तो एक्चुअल में जो व्यास होता है ना, वह व्यास हमेशा वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। देख लो यहाँ से ओ ए और ओ भी त्रिज्या ही निकल आएगी, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, है ना जी। तो व्यास जो होता है 2 गुना होता है हमेशा त्रिज्या का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के चाप के बारे में। वृत्त का चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है, आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे परिधि की, तो परिधि तो ये वाला भाग हो गया। अब इस परिधि का किसी भी भाग को ले लेंगे ना, कोई भी एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया पी क्यू, तो ये पी क्यू क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, है ना, आर्क कहलाएगा। ये छोटा है इसलिए इसको लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला पी क्यू होगा यहाँ से यहाँ ये वाला, इसको दीर्घ चाप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। तो इसमें 2 हो गए, एक लघु, जो छोटा होगा उसको लघु चाप और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ चाप कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। समझ गए, ठीक है ना जी। तो जैसे मैं इस चाप पी क्यू को दिखाऊंगा तो ऐसे लिख दूंगा पी क्यू और ऊपर एक कर्व बना दूंगा इस तरह से, इसको चाप पी क्यू पढ़ेंगे। इसका मतलब है ये एक चाप है पी क्यू, ठीक है ना जी, इसको समझ रहे। और यही अगर लघु दीर्घ को दिखाना हो तो आगे मैं इसमें लिख दूंगा लघु, तो लघु हो जाएगा, दीर्घ लिख दूंगा तो दीर्घ हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा यानी कोड क्या होता है, इसे चाप कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोड ऑफ अ सर्कल। देखिए मैं यहां पर एक वृत्त ले लेता हूं, ठीक है, वृत्त ले लेता हूं और वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को ऐसे मिला देता हूं एक रेखाखंड द्वारा। तो ये जो ए बी हुआ ये आपका क्या हो गया, यह एक जीवा हो गया, एक कोड हो गया, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं कि वृत्त पर के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, कोड कहते हैं, है ना जी, कोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। अब इसी में मैं अगर मान लीजिए एक जीवा खींचता हूं इस तरह से जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, ये भी तो आपकी एक जीवा होगी ना जी। तो जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है वह क्या कहला जाती है, उस वृत्त का व्यास भी कहलाती है। एक्चुअल में ये जीवा भी है, व्यास भी है, ठीक है। 2 बिंदु को छू रहा है तो ये जीवा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि वृत्त की जो जीवा केंद्र से होकर जाती है
होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है ना जी। ऐसे एक व्यास की परिभाषा यहां से मिल गया। अच्छा, एक और कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। ठीक है ना जी। तो एक और यहाँ पे हम लोग पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वृत्त खंड के बारे में। ठीक है ना जी। वृत्त खंड क्या होता है? देखिए, वृत्त खंड यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? तो यहाँ जो जीवा खींच रहे हैं, इस जीवा और ये जो आप चाप देख रहे हैं, चाप, इन दोनों से घिरा हुआ ये जो भाग जो देख रहे हैं, ये वाला देख लीजिए। मैं यहाँ फिर से एक चित्र लेके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना जी। यहाँ पे मैं दूसरा वृत्त लेके दिखा देता हूँ। एक ही वृत्त मैंने ले लिया, मैं इसकी एक जीवा खींच देता हूँ। तो एक जीवा है ना, और एक चाप से घिरा हुआ जो खंड जो देख रहे हैं, ये आपका वृत्त खंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। तो उसी तरह से ये भी है और ये एक चाप है, तो इसके तरफ घिरा हुआ, तो दो वृत्त खंड हो जाना। एक जीवा क्या कर रहा है? दो वृत्त खंड में बैठे। तो जो छोटा होगा उसको लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा होता है उसको दीर्घ वृत्त खंड कह सकते हैं। दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है ना जी। दीर्घ वृत्त खंड कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त खंड कहलाता है। ठीक है ना जी। क्या कहते हैं उसे? वृत्त खंड कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त खंड का कोण। वृत्त खंड के कोण क्या कहलाते हैं, यानी कि एंगल ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एंगल ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना जी। ये जो देख रहे हैं आप वृत्त खंड, ये जो वृत्त खंड देख रहे हैं, ठीक है ना जी, ये वृत्त खंड जो देख रहे हैं, ये वृत्त खंड, मान लीजिए इसके ये जीवा है और जीवा को आधार मानकर हम लोग यहाँ इसके दोनों किनारों को, दोनों प्रांत बिंदु को लेकर यहाँ पे मैं इस तरह से एक कोण का निर्माण करता हूँ वृत्त पर। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है ना, यही कोण ACB जो है, ये क्या कहलाएगा? वृत्त खंड का कोण, यानी कि वृत्त खंड द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण जो है वही आपका वृत्त खंड। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जिस कोण का शीर्ष बिंदु खंड के चाप पर हो। देखिए इस वृत्त खंड किस चाप पे है ना जी? चाप पे हो तथा खंड की जीवा आधार हो। खंड की जीवा आधार हो, तो खंड की जीवा क्या है? आधार है ना जी। खंड की जीवा आधार हो, उसे वृत्त खंड का कोण कहते हैं। उसे वृत्त खंड का कोण कहते हैं। वृत्त खंड का कोण कहते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए समझ गए। चलिए अब बात करते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है। त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर क्या होता है? सेक्टर। देखिए मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूं और इस वृत्त के केंद्र से मैं दो त्रिज्याएं खींचता हूं। तो ये जो दो त्रिज्याएं खींचे, इस वृत्त के केंद्र से हमने दो त्रिज्याएं OA और OB खींच दिए। तो ये दो त्रिज्याएं और इस चाप से घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है ना, यही आपका त्रिज्या खंड होगा। तो इसको छोटे वाले को लघु त्रिज्या खंड, ठीक है ना जी, लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। और जो बड़ा होगा इसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहा जाता है। दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या खंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के
चाप से घिरे, चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो त्रिज्याखंड क्लियर हो गया। इसमें जो छोटा है उसको लघु त्रिज्याखंड, जो बड़ा है उसे दीर्घ त्रिज्याखंड। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? यानी कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क से बना कोण क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच लेता हूं, ठीक है, और इस वृत्त की हम लोग दो त्रिज्याएं ले लेते हैं। कहां से? तो इसके चाप पर, मान लीजिए एक चाप AB है, चाप AB से हम लोग A से OA और B से OB, यहाँ पे दो त्रिज्याएं खींच लेते हैं। तो इसके द्वारा ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण जो है ना, यही एंगल AOB जो होगा क्या कहलाएगा? वृत्त के चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी चाप की दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप द्वारा बनाया गया कोण कहलाता है। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे भी कुछ टॉपिक है, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रमेय को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।